ठीक है, तो बेसिकली रिएक्ट हमें स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और हमारे सिस्टम के अंदर कुछ सेटिंग्स होनी चाहिए। अगर नॉलेज की बात करें, स्किल की बात करें, तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल एंड सीएसएस की। क्योंकि अगर आप क्लाइंट साइड कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे वहां पे एचटीएमएल और सीएसएस तो रिक्वायर्ड ही होंगे। ब्राउजर लेवल कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो क्लाइंट के लिए तो एचटीएमएल और सीएसएस हमें चाहिए होगा। और उस एप्लीकेशन में किसी भी तरीके की डायनेमिक मॉडिफिकेशन वैलिडेशन अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होगा। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है कि अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप लर्न कर लोगे। तो रिएक्ट करने से पहले हमें क्या सीखना होता है? एचटीएमएल सीएसएस और बेसिक जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो ये आप लोग सबको तो आता ही है। अब रिएक्ट हम अगर यूज करना है अपने सिस्टम के अंदर, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी फंक्शनलिटीज को यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए हमें चाहिए होगा नोड जेएस, नोड सर्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नोड सर्वर इंस्टॉल करना होगा और एनपीएम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने सिस्टम में जहां पे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे। तो जैसे हम नोड को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे एनपीएम भी बाय डिफॉल्ट हो जाता है। जस्ट इन केस अगर वो नहीं होता है उसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली नोड क्या होता है? नोड जो होता है वो हमें जावा स्क्रिप्ट रन करने का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो आउटसाइड द ब्राउजर रन कर सके। ठीक है, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो ब्राउजर से बाहर भी रन कर सके। जावास्क्रिप्ट की एक एप्लीकेशन हमने क्रिएट की और हमारी रिक्वायरमेंट है कि उसको आउटसाइड द ब्राउजर यूज कर सके। उसके लिए हम लोग नोड सर्वर यूज करते हैं। तो नोड जेएस एक इन्वायरमेंट हमें देता है जिसके हेल्प से हम आउटसाइड द वेब ब्राउजर हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसके डिटेल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट दे दूंगा, उसको आप लोग रीड करना। इसके फंक्शनैलिटी पे अभी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो नोड जेएस से हम क्या कर सकते हैं? वेब ब्राउजर के बाहर भी हम जावास्क्रिप्ट को अगर रन करना चाहें तो रन कर सकते हैं। सर्वर साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, और स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके अंदर। तो वो सारी चीजें जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको करेंगे। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितने फीचर्स हमें यूज करने होंगे नोड के, वही हम यूज करेंगे इस कोर्स के टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नोड तो हमने इंस्टॉल कर लिया, सेटअप कर लिया, ये एक हमें इन्वायरमेंट दे दिया जहां पर हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सके। अब एनपीएम क्यों यूज करते हैं, एनपीएम क्यों इंस्टॉल करते हैं? तो एनपीएम इज अ नोड पैकेज मैनेजर। ये डिफॉल्ट जो होता है पैकेज मैनेजर होता है नोड का, नोड जेएस का डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है हमारा एनपीएम। जैसे जावा की प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे, वहां पे हमारे पास एक टूल होता था, बिल्ड टूल, जिससे डिपेंडेंसीज हम मैनेज करते थे अपनी, मैवन। यस सर। या ठीक है, मैवन। हाँ, तो यस वैसे सर। ही यहाँ पे डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एनपीएम यूज करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी लाइब्रेरीज और टूल्स हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करनी होगी, कॉन्फ़िगर करनी होगी, वो बाय यूजिंग हम लोग क्या करेंगे? एनपीएम यूज करके हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये यूज केस हो गया नोड का और एनपीएम का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नोड को इंस्टॉल करते हैं। तो आप में से कोई एक सिस्टम को शेयर करो और नोड को इंस्टॉल करते हैं। राहुल, आपके सिस्टम पे सेटअप है पहले से? सर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अभिषेक,
मेरे पे भी कर पाएगा इंस्टॉल। सर ऑलरेडी मेरे पास भी है। सबने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। यस सर चलो यस सर। चलो तो फिर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें नोड को डाउनलोड करना होगा, ठीक। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर पहले से इंस्टॉल है तो प्लीज उसको रिमूव करके या उसको अपडेट कर लेना लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। तो नोड जेएस डाउनलोड करने के लिए उसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और यहाँ से विंडोज के लिए हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जैसे क्लिक करोगे आप विंडोज, अभिषेक माइक ऑफ कर दो। यहाँ पे वर्जन हमारा चल रहा है करंट 22.9, बट हम ये 22 यूज करेंगे एलटीएस। और इसी को इंस्टॉल करते हैं विंडोज। ये तो कमांड दे रहा है ना, कमांड से डाउनलोड करने को ये दे रहा है, हमें चाहिए सीधा सीधा डाउनलोड कर लेना सॉफ्टवेयर। जस्ट उसको ये हो गया, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। तो जब सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीएमडी पे, क्योंकि जितनी भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, लाइक प्रोजेक्ट क्रिएशन हो गया, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो गया, वो सारी कमांड के थ्रू ही करेंगे। हम एडिटर यूज करेंगे वीएस कोड, वो भी आप इंस्टॉल करके रखना। तो वीएस कोड के अंदर भी हम अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, वहां से भी कमांड रन कर सकते हैं। अगर बाहर से रन करना होगा तो बाहर से चेक करेंगे। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सिस्टम पे कि अगर हमारा नोड इंस्टॉल्ड है तो वो सक्सेस, नोड इंस्टॉल्ड है तो कौन सा वर्जन है। तो यहां से मैं करता हूं नोड आईफोन वर्जन, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है 2011 1, ठीक। बट अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, 2080 की। तो 2080 की सेटअप कर लेंगे बाद में। ये तो हो गया नोड की, नोड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। एनपीएम देख लेते हैं, एनपीएम वर्जन। तो एनपीएम भी मेरे सिस्टम पे है, ठीक है। तो नोड और एनपीएम दोनों पड़े हुए हैं पैकेज मैनेजर। अब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट तो हम कर सकते हैं रिएक्ट का, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो बात करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड चलाना होगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने ऐप का नाम। तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि ये npx होता क्या है। भाई अभी तो हम बात कर रहे थे कि npm, लेकिन यहाँ पे तो एक नया कीवर्ड आ गया हमारे सामने, npx। तो बेसिकली npx का फुल फॉर्म जो होता है ना, नोड पैकेज एग्जीक्यूट होता है। ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रन टाइम में फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए। जब हम npm यूज करते हैं तो npm क्या करता है, जैसे maven था हमारा, maven हम जब बिल्ड बनाते थे या maven इंस्टॉल करते थे तो वो सर्वर से डिपेंडेंसी को लाता था, जार को, और हमारा जो maven की सेटिंग थी m2 डायरेक्टरी वहां पे स्टोर कर देता था फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक। तो वो क्या हुआ कि ग्लोबली कॉन्फ़िगर हो गया वहां पे, अब जब भी रिक्वायरमेंट होती थी उसी से हम उठा लेते थे। लेकिन npx की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइम पे हम चीजों को इंस्टॉल करेंगे। देखो npm के थ्रू हम ग्लोबल कॉन्फ़िगर करेंगे, बट npx के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी उसको मैनेज कर रहे हैं। रीजन, ये जो क्रिएट ऐप है ये एक लाइब्रेरी है। क्रिएट रिएक्ट ऐप जो यहाँ पर लिखा है ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे में लिखा है माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो ये जो लिखा हुआ है npx, npx क्या हो गया हमारा, एक नोड का ही पार्ट है। नोड सॉरी नोड मैं बोलूं, npm का ही एक पार्ट है, npm के थ्रू ही चलता है, बट ये टेम्परेरी बेसिस पे काम करता है। ये करते क्यों है, लेट सपोज कि ये जो हम कमांड रन कर रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसकी वर्जन की चेंजेस आती हैं इन फ्यूचर। अब हमने क्या किया कि इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया,
अपने सिस्टम में npm के थ्रू। तो अब क्या होगा कि हमने जो इंस्टॉल किया हुआ है, जिस वर्जन का उस टाइम पे इंस्टॉल हुआ था, वही वर्जन पड़ा रह जाएगा। 6 महीना फिर इसको यूज करेंगे तो ये ओल्ड वर्जन पे ही काम करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, npx करते हैं। इससे क्या होता है कि जब जरूरत होती है उसी टाइम पे लेटेस्ट वर्जन इसका उठाता है और कॉन्फ़िगर कर देता है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड क्या चलाएंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपने ऐप का नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेशन भी दे के रखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। npx होता क्या है, npm और npx में डिफरेंस क्या है। तो जो मैंने अभी बताया, एक सॉफ्टवेयर में डिटेलिंग के लिए इसको रिफर करना जरूर से। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो उससे पहले हम डिसाइड करते हैं कि क्रिएट कहाँ करना है। तो मेरे सिस्टम में मैं चलता हूँ डी ड्राइव में, वर्क स्पेस बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट का फोल्डर बनाया हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसी फोल्डर में क्रिएट करूंगा। तो ये लोकेशन मैं कमांड लाइन पे ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे रिएक्ट का एक ऐप क्रिएट करना है। तो हमने बैकएंड, लेट सपोज हम लोग बना रहे हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम हम लोग रख देते हैं ई कॉम ऐप। तो कमांड क्या चलाएंगे, npm क्रिएट रिएक्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड अपने ऐप का नाम दे देंगे ई कॉम। अब देखो, ये कमांड रन करेंगे तो रिएक्ट की एप्लीकेशन चल जाएगी। लेकिन अगर मुझे यही npm के थ्रू करना होता तब कैसे करते। npx क्या कर रहा है, पहले इस लाइब्रेरी को लेटेस्ट जो भी होगा वर्जन उसको यूज करके हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर npm करना होता तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में यहाँ पे सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होता है। npm आई करके इसको इंस्टॉल करते अपने सिस्टम में। जब ये इंस्टॉल हो जाता उसके बाद हम फिर जब भी रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना होता तो इसको यूज करते यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ई कॉम ऐप। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, लेकिन करना कैसे, ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने ऐप का नाम दे दें। ठीक, जो वर्जन की कॉन्फ्लिक्ट आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको कब चलाते हैं। अब ये क्या होगा, नेसेसरी लाइब्रेरीज जो भी होंगी ना वो डाउनलोड करके एक हमें फोल्डर स्ट्रक्चर देगा। जैसे हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते थे तो वो डिपेंडेंसी एक ऐड करते थे, लेकिन वो पूरा स्ट्रक्चर बना के हमें दे देता था उसके अकॉर्डिंग सारी। मैंने चूज कर लिया, जावा का वर्जन चूज कर लिया, कुछ डिपेंडेंसी डाल दी, उस हिसाब से हमारे पास सारा स्ट्रक्चर आ जाता था। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर को ये इंस्टॉल कर रहा है। देखो क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट डोम कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट कर रहा है ना। तो ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब। तो फिलहाल इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो कम टाइम लगता है इसके, उसके बाद फिर चीजें स्मूथ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा
हो चुका है। इसको ओपन करते हैं, फोल्डर में पहले देख ले जब हमने बनाया था। ये हमने बनाया ना ई-कॉम ऐप, यहाँ पे कुछ फाइल्स आ गई है। ठीक है, ये फाइल है क्या, तो इसको ओपन करने से पहले बता दूं, ये नोड मॉड्यूल जो है इसी के अंदर सारी डिपेंडेंसीज होंगी। जो भी डिपेंडेंसी यूज करेंगे यहीं पे होगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले जावा एप्लीकेशन की अपनी, तो जब मैवन डिपेंडेंसी डालते हैं तो हमारे पास एक होता है ना मैवन डिपेंडेंसी का फोल्डर, उसके अंदर सारी जार्स होती हैं। और एक हमारे पास फॉर्म डॉट एक्सएमएल होता है जहां पे उस डिपेंडेंसी की मेटाडेटा इंफॉर्मेशन रखे होते हैं, भाई हमें कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए। वैसे ही नोड मॉड्यूल के अंदर सारे डिपेंडेंसीज आ जाएंगे, जस्ट लाइक एक एप्लीकेशन ही होता है ये। तो जो भी फीचर्स यूज करने होंगे वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी डिफॉल्ट में इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी आ गई। पब्लिक फाइल के अंदर कुछ स्टैटिक फाइल्स होती हैं, हमें जरूरत है तो रखते हैं, अदरवाइज हम डिलीट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ स्टैटिक फाइल्स होती हैं लाइक फेविकॉन जो दिखता है ब्राउजर पे, यहाँ पे आप अगर खोलोगे, ये जो छोटा आइकन दिख रहा है इसको फेविकॉन बोलते हैं, है ना। तो उसकी डिटेल्स हो गई, कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको अगर हमें यूज करना है तो करते हैं, अदरवाइज हम उसको डिलीट कर देते हो, तो मोस्ट ऑफ द केस वो डिलीट में ही जाता है। ठीक है, उसके बाद एक गिट इग्नोर की फाइल है, आपको इसको रखना है तो रखो, अदरवाइज छोड़ दो। जैसे हम गिटहब पे डालते हैं तो ये फाइल हम लिखते हैं कि भाई गिटहब पे जब कोड मेरा जा रहा है तो कौन सी फाइल जानी चाहिए, कौन सी फाइल नहीं जानी चाहिए। जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जावा में, तो हम लोग बनाते हैं ना, एसआरसी होता है, फॉर्म होता है, उसके बाद टारगेट फोल्डर बन जाता है, बिल्ड होता है तो। लेकिन सर्वर पे क्या जाता है हमारा, एसआरसी और फॉर्म ही चेकिंग करते हैं। गिट पे अगर चेकिंग करना हो रखना हो तो एसआरसी और फॉर्म करते हैं, और जब भी हमें बिल्ड जहां जरूरत होती है वहीं पे हम बना लेते हैं, वहां पे उसका टारगेट बन जाता है। ठीक है, तो ये नोड मॉड्यूल नहीं जाता है, तो एसआर, तो गिट इग्नोर के अंदर वो सारी चीजें हम लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा सर्वर पे न जाए। ठीक, देन हम बात करते हैं पैकेज की। ये जो पैकेज डॉट जेसन है, इसका एक्सटेंशन है जेसन। ये प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, पूरी मेटा डेटा, जस्ट लाइक अ फॉर्म डॉट एक्सएमएल। इसके अंदर कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, क्या बेसिक कमांड यूज करेंगे स्टार्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, क्या क्या डिपेंडेंसीज है, उसकी वर्जन्स क्या है, वो सारी हो गई। और इसी का एक सोर्स फाइल बनता है यहाँ पे पैकेज लॉग, ये इंक्रिप्टेड के साथ होता है। तो इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, बट जैसे ही आप रन करोगे ये डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, तो इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, इस फाइल को हम नहीं छेड़ते हैं। हमारा मेन काम कहाँ होता है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर। ठीक, रीडमी फाइल के अंदर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, उसकी बिहेवियर, उसकी डेफिनेशन, डिटेल्स सारी जो भी लिखनी होती है वो हम लिखते हैं, प्रोजेक्ट का वर्क। ठीक है, देन बात करते हैं सोर्स की। तो बेसिकली जो हमारा जितने भी कोड करेंगे हम लोग ना, वो सारी एसआरसी के अंदर होगा। तो एसआरसी ओपन करोगे आप, बहुत सारी आपको फाइल मिलेगी। यहाँ पे देखो ऐप सीएसएस है, ऐप डॉट जीएस है, एक टेस्ट की फाइल है ऐप टेस्ट, इंडेक्स सीएसएस है, इंडेक्स डॉट जेएस है। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स हमें मिल जाएंगी यहाँ पे, इसको यूज करेंगे और वन बाय वन इसको देखेंगे। तो स्टार्टिंग जो होता है कंपोनेंट का, हम जहां पे अपनी चीजों को लिखेंगे। अब कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्ट के अंदर हर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल एज ए कंपोनेंट ट्रीट होती है। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट तो हम लिखते हैं, साथ ही साथ हमें एचटीएमएल भी लिखनी है। तो रिएक्ट जो होता है उसका बिहेवियर होता है जेएसएक्स। जेएसएक्स मीन्स होता है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल ये प्रोवाइड करता है हमें कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी एक्सएमएल को लिख सके जो रीडेबल हो। पहले अगर हम लिखते थे जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपने एचटीएमएल को, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें अपनी एचटीएमएल को लिखना पड़ता था तो कितने सारे कॉम्प्लेक्सिटी आती थी ना, वेरिएबल बनाते थे, आईडी के साथ अपेंड करते थे, वो सारी चीजें। बट यहाँ पे क्या होगा, जेएसएक्स के हेल्प से हम लोग इजी तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं इसको रन करके देखते हैं।
तो बेसिकली इसको रन करने के लिए हमें कमांड चल, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी हमें मिल गया। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो रन करने के लिए कमांड चलाएंगे npm स्टार्ट। यहाँ पे आई गेस कुछ एरर है। ओके, ये रिएक्ट फोल्डर में नहीं चलेगा ना, उससे पहले हमें इस फोल्डर लोकेशन पे चलना होगा ना। रिएक्ट के अंदर, फोल्डर के अंदर तो बहुत सारे हैं, तो हमें चलना होगा ecom फोल्डर के अंदर में। तो यहां से मैं कर लेता हूं cd ecom ऐप। अब ecom ऐप के अंदर आ गए, यहाँ पे चलाएंगे npm स्टार्ट, npm स्टार्ट। अब जैसे ये एप्लीकेशन रन होगा, एक पोर्ट हमें प्रोवाइड करेगा, नोड सर्वर जो है एक हमें पोर्ट प्रोवाइड करेगा, उस पोर्ट पे यूज करेगा कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। आई गेस कुछ एरर है इसके अंदर। इसको पहले मैं VS कोड में ओपन करूंगा, वहां से देखते हैं। फाइल, न्यू विंडो, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, कुछ सेटिंग की गड़बड़ है मेरे सिस्टम में, इस वजह से इस तरीके से दिख रहा है। तो VS कोड में ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर, और यहाँ से वो फोल्डर मैं चूज कर लूंगा। फिर एक एक को रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रखा है। टर्मिनल, दोनों बिहेवियर सेम ही होगा, जो एरर आ रहा है यहाँ भी वही दिखाएगा। कुछ तो मिसिंग हुआ है। विंडो को डिलीट करके मैं फिर से चलाता हूँ। यहाँ पे जो आई यूज किया है ना, आई स्टैंड फॉर इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो npm इंस्टॉल लिखो या npm आई लिखो, वो दोनों का बिहेवियर सेम होगा यहाँ पे। सिस्टम की कुछ सेटिंग वेटिंग गड़बड़ है, इस वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है, अदरवाइज ये रन कर जाता। जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप तो अभी ज्यादा यूज में नहीं होता ना, बीट से होता है यार। सॉरी, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप से, वो आजकल बीट से या इनसे बनाते हैं। हाँ तो उसको नहीं यूज कर रहा ना अभी, करंट टाइम में तो वही बीट ही यूज करते हैं बिल्ड टूल के लिए, अब क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, बेसिक पता ही नहीं रहेगा बीट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर अभी भी नहीं चलता है ना, तो करते हैं राहुल या अभिषेक का आप लोग के सिस्टम पे इसको। सेम इशू है, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा। ये क्या है, लिस्ट के अंदर ना ये कुछ डिपेंडेंसी मिसिंग बता रहा है। चलो आप सिस्टम शेयर करो तो अभिषेक, उसी पे करते हैं फिलहाल, आप टेंट पे।
तो दोनों कंफ्यूज है सर, कौन सा वाला भी सही। अभिषेक यादव। इन लोग का शॉर्ट फॉर्म से बुलाना होगा लगता है। फोल्डर चूज करो और वहीं पे एप्लीकेशन क्रिएट करो और स्टार्ट करो, वहीं से देखते हैं। मैं फिर बैकग्राउंड में उसको सेटिंग को सही कर लूंगा। सिस्टम थोड़ा डिफरेंट यूज कर रहा हूँ ना, जो मेरा वर्किंग सिस्टम है वो रिपेयरिंग में गया हुआ है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। एक रिएक्ट नाम से फोल्डर बना लो यहाँ पे। इसी के अंदर सीएमडी ओपन करके चलाओ कमांड। रिएक्ट रिएक्ट है। यस करो। क्या हुआ? होने दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। कुछ बेसिक टेम्पलेट्स वगैरह डाउनलोड करता है, ये है ना सीआरए, शॉर्ट फॉर्म होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप का, सीआरए टेम्पलेट जो दिख रहा है आपको। स्लोली।
अच्छा, ठीक है। चलो तब तक मैं अपनी शेयर करता हूँ जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। स्टॉप रखना अब इसे। जो इश्यू आ रही थी उसको तो फिक्स किया है, कमांड रन करना पड़ा मुझे। ये जो एरर आ रहा था ना, इसको मैंने डेव के लिए सेव करके इंस्टॉल कर दिया है, तो ये तो चल गया। ठीक है, तो कमांड यहाँ पे रन किया हुआ है, फिर से रन करता हूँ। npm स्टार्ट चलाया, तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे चलेगा। स्टार्ट होके देखो ब्राउजर पे आ गया। ठीक है, ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इस तरीके की लुक एंड फील दिख रही है। ये डिफॉल्ट लिखी हुई है उसके अंदर HTML, इसके वजह से यहाँ पे दिख रहा है। और ये चल रहा है हमारा एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3000। ठीक है, तो इसी डिफॉल्ट पोर्ट पे चलता है। अगर हमें पोर्ट को चेंज करना है, कुछ और कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं पोर्ट, तो वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट इसी पोर्ट पे चलता है। जैसे हमारा टॉमकेट चलता है ना 8080 डिफॉल्ट पोर्ट पे, हम चेंजेस कर सकते हैं, वैसे इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये इसका डिफॉल्ट पोर्ट है। तो ये हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया और रन भी हो गया। और जो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो जो कोड लिखा हुआ है ना, जो विजिबिलिटी है वो हमें दिखेगी app.js के अंदर। जो भी स्टार्टिंग हम कोड लिखेंगे HTML की, वो सारी यहीं पे रहेगी app.js के अंदर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा कोड लिख के रखा हुआ है, हम इसको एक एक डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है कि एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट हो रखा है और उस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये आउटसाइड द बॉक्स इसको यूज करना है, सॉरी आउटसाइड द फोल्डर इसको यूज करना है। जैसे किसी भी कंपोनेंट को अगर हमें कहीं अनदर जगह पे यूज करना हुआ, उस केस में क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर अगर यूज करना है तो इसका यूज केस आपको मिल जाएगा यहाँ पे index.js में। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है index.html होता है। किसी भी एप्लीकेशन को जब क्रिएट करते हैं तो वो जब रन करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या पहुंचता है, index.html पहुंचता है। तो index.html हमारा कहाँ पे है, पब्लिक के अंदर पड़ा हुआ है, पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर आप आओगे तो देखो यहाँ पे एक डिप बनी हुई है, बस एक प्लेन डिप है जिसकी एक आईडी दे रखी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही हमारा लोड हुआ तो ये क्या किया, आईडी को क्रिएट किया, इंडेक्स हमारा लोड हुआ तो, और साथ ही साथ index.js भी लोड होता है। और आईडी को निकालते हैं हम, गेट document.getElement by id करते हैं ना, तो आईडी को निकालते हैं और उसी आईडी में हम बाइंड कर देते हैं किसको, अपने ऐप कंपोनेंट को। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है कौन सा है, app.js है। तो इंटरनली क्या हो रहा है, app.js आया index.js के अंदर और index.js कहाँ गया, index.html के अंदर। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है,
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो अनवांटेड फाइल को हम ना डिलीट करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो यहाँ पे। ये मैं करता हूँ और कुछ कोड भी मैं क्लियर करता हूँ इधर से, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये सब हटाते हैं, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखते हैं। ये सब की तो हमें जरूरत है नहीं, ये सब हटा ही दिया है, हटा देते हैं। टाइटल जो होता है जब ब्राउजर पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है ना, यहाँ पे रिएक्ट ऐप जो लिख के आ रखा है इसकी टाइटल है, तो यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से। यहाँ मैं डाल देता हूँ ईकॉम ऐप, ठीक है। और यहाँ पे एक आईडी डिफाइन है डिफ की, वो पड़ी हुई है, इसको सेव करते हैं, index.js में आते हैं। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड जो है ना, इसको भी रिमूव कर सकते हैं आप। इसका यूज केस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, भी इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से, ये सारी चीजें हटा, ठीक है। तो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रखेंगे ही। ये क्लीन हो गया हमारा। इसके अंदर हमें ये सीएसएस भी नहीं चाहिए, ये सीएसएस भी मैं हटा देता हूँ फाइल। सीएसएस की फाइल किधर पड़ी हुई है, index.css, ये तो जो फाइल की जरूरत नहीं है ना वो हटाते चलेंगे। app.text भी नहीं चाहिए हमें, टेक्स्ट इसकी भी जरूरत नहीं है, ये टेक्स्ट केसेस यूआई लेवल लिखनी है उसके लिए। logo.png भी हटाते हैं, डिलीट। ठीक, ये थोड़ा सा हमारा क्लीन हो गया। पब्लिक के अंदर क्या है, index.html जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। index.js क्या कर रहा है, index.html से उसकी आईडी को निकाल के उसी के अंदर ऐप को बाइंड कर दे रहा है। और हमारा ऐप कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐप देखो उसी के पैरेलल पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी हम यूज करेंगे उसको इंपोर्ट भी करेंगे ऊपर में, देखो यहाँ पे ऐप यूज किया तो इसको इंपोर्ट किया है, तो पैरेलल में ही रखा हुआ है index.js के, इस वजह से डॉट स्लैश के साथ हमने यूज कर दिया। किसी फोल्डर में होता तो पूरा पाथ हमें पास करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक। तो इसको कस्टमाइज करते हैं, यहाँ से ये सारी कोड हटाता हूँ। देखो ये सीएसएस और लोगों की जरूरत नहीं है, इसको भी चाहो तो हटा सकते हो, बट सीएसएस अभी रखते हैं। ये हटा दिया लोगो, और ये पूरी की पूरी डिव हटा दी, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। अब जैसे जैसे हम सेव कर रहे हैं करेंगे ना, वैसे वैसे हमारा ये कंपाइल होते जाएगा। तो यहाँ पे दो एरर दिखा रहा है, रीजन कि रिटर्न तो है बट उसके अंदर कुछ पड़ा नहीं है, इसको एक ब्लैंक हम डिफ क्रिएट करके छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, अदरवाइज क्या आ रहा था, यहाँ पे एरर आ रहा था। इसको मैं हटा दूं तो देखो एरर आ रहा है ना कि रिटर्न तो पड़ा हुआ है बट उसमें कुछ है नहीं। तो कंट्रोल जेड करते हैं, ब्लैंक टैग हमने कर दिया यहाँ पे, देखो सक्सेस हो गया। ब्राउजर पे चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये रिफ्रेश खुद से हो जाता है बट कर लो। देखो टाइटल चेंज किया था, यहाँ पे टाइटल आ गया, ठीक। फेविकॉन भी हम चेंज कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट रिएक्ट का उठा रहा है, चेंज करना है कर सकते हैं। और यहाँ app.js में जो कंटेंट दिख रही थी ना वो सारी हट गई है, क्योंकि हमने यहाँ से सब कुछ हटा दिया है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये रिटर्न होगा ना, ये जो फंक्शन जब भी रिटर्न करेगा वो एक सिंगल टैग में बाइंड होकर रिटर्न होगा। हमारा ये टैग है, इस टैग के अंदर ही बाइंड होगा, चाहे आप यहाँ पे एक डिप बना लो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डिप बना लिया, इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे पैरेलल एक और डिप बना ले। देखो क्या बोला, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा यहाँ पे, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पैरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डिव रखेंगे और उसी के अंदर जो भी लिखना होगा लिखेंगे, वही रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूं,
H1 यूज करते हैं जो बेसिक HTML होता है। हेलो, मिस्टेक, ठीक है। देखो यहाँ पॉपुलेट हो गया, हमें रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद से ही रेंडर हो गया। जो भी चेंजेस करते जाएंगे वो रेंडर होते जाएगा। तो पेरेंट डिव के अंदर हम मल्टीपल डिव रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक पेरेंट डिव होगा, उसके अंदर हम मल्टीपल डिव रखेंगे। क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उसका स्ट्रक्चर, app.js को मॉडिफाई करना। ठीक है। सपोज हमको यहाँ पर डायनेमिक डेटा डिफाइन करना होगा। डायनेमिक मतलब कि किसी वेरिएबल के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है। अब वेरिएबल जो बनेगा वो जावास्क्रिप्ट में बनेगा, एचटीएमएल में तो बनेगा नहीं। और ये रिटर्न क्या कर रहा है? ये एचटीएमएल को रिटर्न कर रहा है। तो हमें साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल दोनों को यूज करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, नेम, जस्ट इन केस इधर से उठा लेते हैं। मैंने टाइप बताया था आप लोग को, लेट, वेर, कॉन्स्ट, वो सारी चीजें याद होगी। डेफिनेशन भी बताया था, एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं याद है तो। कॉन नेम इक्वल टू, इधर मैं रख देता हूं अभिषेक, ठीक है। अब इस नेम को हमने डिक्लेयर किया है, बट इसका वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं। इसके वैल्यू को यूज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम ब्रैकेट के साथ पास कर देंगे। याद है जेएसटीएल में कुछ इसी तरीके से करते थे, नेम। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया वेरिएबल। अब देखो क्या हो रहा है, वेरिएबल कहाँ पे बना हुआ है? जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, और एचटीएमएल के साथ हम यूज कर पा रहे हैं करली ब्रेसेस में। इसको जैसे ही सेव किया तो ये रिफ्रेश हो गया ब्राउजर पे। now देखो अभी सेव, तो वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। राहुल, सेव करते हैं, देखो चेंज हो गया, विद इन अ सेकेंड ये रिफ्लेक्ट कर गया डेटा, ठीक है। तो डायनेमिक कंटेंट भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो। तो अब हमने तो एक कंपोनेंट तो यहाँ बनी बनाई हमें मिल गई। हमें कुछ नए कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करना, अपनी जो बेसिक्स होती है ना प्रोग्रामिंग की, नेमिंग कन्वेंशन, फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सारी हमेशा लैंग्वेज कोई भी यूज करो सेम तरीके से फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो इंडस्ट्री पैटर्न पे होते हैं। तो हमें क्या करना है, एसआरसी तो हमें फोल्डर मिल गया, अब हमें कंपोनेंट बनाने होंगे, कुछ मॉडल्स बनाने होंगे, हो सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग फोल्डर बनाएंगे, सबका अलग अलग फाइल्स रखेंगे। जैसे हम लोग जावा में करते थे ना, पैकेज बनाते थे, एक कॉन्फ़िग पैकेज बना दिया, मॉडल पैकेज बना दिया, सर्विस पैकेज बना दिया, करते थे। सही यहाँ भी करेंगे। तो एक नई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट तो मुझे मिल गया, तो राइट क्लिक करता हूं यहाँ पे और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं मैं, सॉरी न्यू फोल्डर। फोल्डर का मैं नाम दे देता हूं कंपोनेंट, कंपोनेंट। अब ज्यादा पैकेज भी स्मॉल से बनाते थे, वैसे ही फोल्डर भी स्मॉल से बनेगा यहाँ पे, ठीक। और जो कंपोनेंट का नाम होगा स्टार्टिंग विथ कैपिटल। तो यहाँ पे एक नया कंपोनेंट मैं बनाता हूं, उसके लिए क्रिएट करेंगे न्यू फाइल। फाइल का मैं नाम दे देता हूं एक यूजर। अब एक्सटेंशन क्या देंगे? एक्सटेंशन दो रख सकते हैं, या तो जेएस रख लो या जेएसएक्स रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
इंटरनली तो ये JSX में ही कन्वर्ट करके यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे JSX ही रखता हूँ। इसको देखो एक नया कंपोनेंट यहाँ पे बना दिया। अब नया कंपोनेंट तो बन गया, ये पूरी की पूरी ब्लैंक है। इसमें क्या चाहिए हमको, हमें फंक्शंस चाहिए होंगे, उसके रिटर्न टाइप चाहिए होंगे। इसको हम किसी अनदर लोकेशन पे अगर यूज करेंगे एक्सटेंड करके, तो इसको एक्सपोर्ट करना होगा। भाई ये डायरेक्ट इंडिविजुअल थोड़ी हैंडल हो जाएगा। जब भी एप्लीकेशन रन होगा वो तो इंडेक्स से रन होगा, index.html से रन होगा। ठीक, तो app.js के अंदर आओगे तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट है और यहाँ पे रिटर्न दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना फंक्शन ऐप, और इधर लिख रखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप। ठीक है, तो जो ये नाम है ना, अब ऐप नाम से तो पहले से यहाँ फंक्शन बना हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि ये नाम जो है रेलेवेंट हो, डुप्लीकेट मत कर देना। तो अभी क्या, क्लास का नाम तो हमने बना रखा है, फाइल का नाम यूजर, फंक्शन का नाम भी यूजर बना दिया। ठीक है, अब यूजर बना दिया, यहां से रिटर्न करेंगे कोई वैल्यू, रिटर्न, रिटर्न की पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये हमारा क्लास रेडी है। इसके अंदर अब देखो एरर आ रही है ना, तो हमें क्या करना होगा, एक पेरेंट डिव चाहिए होगी, एक पेरेंट एलिमेंट बनानी होगी ना। या तो डिव यूज कर लो या तो ये ब्लैंक एलिमेंट यूज कर लो। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। तो तरीके क्या है, दोनों हम कर सकते हैं। ठीक, समझ गए। ये हमारा एक ब्लॉक बन गया, इसी ब्लॉक के अंदर हम अपनी HTML लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूं p टैग, यहाँ पे पैराग्राफ डाल देता हूं, हेलो यूजर, दिस इज माय फर्स्ट टैग, फर्स्ट रिएक्ट। ठीक है, ये डाल दिया। ये वार्निंग शो कर रहा है किस चीज का, ये फ्रेगमेंट विथ ओनली वन चाइल्ड इज अ रिडंडेंट। ओके, तो इसको सेव कर दिया यहाँ पे। अब जब एप्लीकेशन रन होगा, सेव तो हो गया, रिफ्लेक्ट होना चाहिए ब्राउजर पे, बट देखोगे यहाँ पे स्टिल यही डेटा दिख रहा है, हमें तो वो इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। भाई एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि एक यूजर नाम का फाइल है, उसको भी यूज करना है मुझे, उसको भी विजिबल कराना है। कंडीशंस हो सकते हैं ना, या तो यूआरएल में चेंज करूं कि इस यूआरएल पे ये पेज खुले, इस यूआरएल पे ये पेज खुले, या फिर मैं किसी एक पेज में इंक्लूड कर लूं। जैसे याद है जेएसपी में करते थे हम लोग, कि जेएसपी फाइल बनाते थे, यूआरएल स्पेसिफिक अलग अलग जेएसपी चेंज करते थे, या तो एक जेएसपी के अंदर मल्टीपल जेएसपी भी यूज करते थे। वैसे यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफिक भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को, या तो हम किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर अपनी चाइल्ड कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे टैग बनाओगे और यूज करोगे यूजर। ठीक है, ये यूजर नाम का कंपोनेंट है जो पाथ के साथ आपको दे देगा, और इसको ऑटो क्लोज कर दो यहाँ पे। ठीक, एक चीज ध्यान रखो, यूज तो कर दिया यूजर को बट डिफाइन नहीं किया। रीजन, ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसको इंपोर्ट भी तो करना होगा ना हमें, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट कराना होगा, जो भी फाइल लिखेंगे, इंपोर्ट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश यूजर। तो हमारा ऐप कहाँ है, ये एसआरसी के अंदर पड़ा है, और यूजर कहाँ पड़ा है, कंपोनेंट के अंदर। तो ऐप गया सबसे पहले कहा, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, वहां से यूजर को यूज किया। इसको सेव करते हैं, और यूजर इज अ नॉट डिफाइंड। अब क्यों आया ये एरर, अब तो चलना चाहिए। ओके, यूजर के अंदर कुछ इशू है, इसको देखते हैं।
यूजर को एक्सपोर्ट नहीं कर दिया, एक्सपोर्ट पर वहां पे नाम नहीं लिखा ना। कहाँ पे? नहीं में सर, इंपोर्ट किस नाम से कर रहे हैं ऐप में, app.js। अच्छा ये बोल रहे हो ना, हाँ JSX की वजह से दिक्कत आ रहा है, सॉरी। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पे। ये नीचे ही लिखते हैं इसको। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे यूजर ही करते हैं अभी फिलहाल के लिए। फिर भी तो सेम एरर दे रखा है, फ्रेगमेंट विथ ओनली फिक्स करते हैं। ये क्या दे रहा है सोना? सेम तो किया है। यहाँ फंक्शन पे बना। इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट तो किया है, पर किस नाम से इंपोर्ट कर रहा है तो यूजर भी लिखना पड़ेगा ना इंपोर्ट क्या है app.js में। नहीं नहीं, यहाँ पे रिएक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं ना। app.js तो किया है, ये फाइल को तो ऐसे ही इंपोर्ट करते हैं। नाम भी देना पड़ेगा यहाँ जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना। चलो चलो इसको करते हैं कुछ इस तरीके से, देखो दूसरे तरीके से। फाइल का नाम बोल रहे हो ना, ये इसी को करने देते हैं। अच्छा ये बोल रहे हो आप, ठीक है, ये सही था वैसे। यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया, एलियास लगाने को बोल रहे हो, फाइल का नाम देके कहाँ से इंपोर्ट। सॉरी, तो थोड़ा ध्यान से उतर गया था। ठीक है, ये समझ गए कंपोनेंट को कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे अलाउ था ही, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया थोड़ा सा इसकी वजह से। और ये जो वार्निंग दे रखा है ना मेरे इसमें VS कोड में, डिपेंडेंसी डल रखी है प्लगइन, उसकी वजह से दे रहा है फालतू का। ठीक है, ये समझ गए कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कैसे यूज करें। अभिषेक, इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी तक जितनी चीजें हमने बात की। क्लियर है ना? अब हमें CSS अप्लाई करना है। तो CSS अप्लाई करने के लिए पता है तरीके कैसे करते हैं हम लोग। हम लोग क्लास बना के कर सकते हैं, आईडी बना के कर सकते हैं, इनलाइन भी लिखते हैं, इंटरनल भी लिखते हैं, एक्सटर्नल भी लिखते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि मैंने CSS यहाँ पे बनाई हुई है add.css के अंदर, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ पैराग्राफ, यूजर पैराग्राफ, सॉरी यूजर पैराग्राफ नाम से एक क्लास बना दिया। इसमें मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ कलर रेड। इसको मुझे यूज करना है, ये मैंने app.css के अंदर अप्लाई किया, इसको मुझे यूज करना है app.js के अंदर। एक h1 है उसमें। पहले क्या लिखते थे, क्लास यहाँ पे लिखते थे ना, याद है, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स, बट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्लास नेम, और क्लास का नाम पास करेंगे, ये ध्यान रखना। क्लास की जगह पे हम लोग क्लास का नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। देखो ये रेड हो गई, ठीक है। तो जैसे हम पहले क्या यूज करते थे सिंपल HTML में, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर अपनी क्लास का नाम लिखते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्लास नेम। इनलाइन CSS लिखना है उसके लिए भी हम लोग स्टाइल यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में हमें डेटा पास करना होगा। अगर इनलाइन CSS लिखना है तो यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में डेटा को पास करना होगा, ठीक है। पहले कैसे लिखते थे, स्टाइल के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखते थे, बट यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही रहने देते हैं। एक छोटा सा टास्क होगा, आप लोग उसको कर लेना। एप्लीकेशन क्रिएट करके
एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना सेटअप करके, और उस एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म बनाना यूजर लॉगिन का। जहां पे यूजर नेम पासवर्ड होगा और एक बटन होगा, ठीक है। और उस बटन पे कोई फंक्शनैलिटी मत लिख देना, वो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे ना फंक्शन क्रिएट करना, फंक्शन कॉलिंग, तब करेंगे उसको, ठीक है। तो क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्लीन अप कर लेना अनवांटेड चीजें, उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेना, कंपोनेंट वहां पे लॉगिन नाम से बना लेना और उसको यूज कर लेना, जो इस तरीके से यूज किया है मैंने, ठीक है। तो यूज करके लॉगिन की डिजाइन पूरी की पूरी करना, प्रॉपर बूटस्ट्रैप यूज करके। बूटस्ट्रैप वही यूज होगा जैसे हम लोग लिंक डाल देते थे और लिंक को यूज करते थे ना, वैसे ही लिंक को यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपने HTML फाइल के अंदर, index.html जो फाइल है, और उसको यूज कर लेंगे जहां पे जरूरत होगी।